हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक बहुत ही विशेष टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे कि आपको पता है महाकवि कालिदास जी का द्वारा रचित ये जो नाटक है सुविख्यात नाटक है। ठीक है, आपने पढ़ा भी है इस नाटक को। अब लेकिन क्या होता है जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है ना। तो इसमें जो 7 अंक है, 7 अंक में से जो भी इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं जो कि लगता है कि प्रथम अंक में से ये वाली जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है और इसमें से जरूर जरूर आ सकती है। ठीक है, प्रथम अंक में से, द्वितीय अंक में से, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ और अपना सप्तम। ठीक है, तो 7 अंक की मैंने सूक्तियों को अलग एक तरफ से साइड में उनको छांट छांट के रख दिया है। ठीक है, तो अब हम उन इम्पोर्टेंट सूक्तियों को ही करेंगे। ठीक है, तो और इसमें क्या करना है, हमको केवल प्रथम अंक की सूक्तियाँ आएंगी जो कि 8 या 9 ही हैं। आप उनको कर लेना, उसमें से आपको जरूर जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये तो हमारी एक इंट्रोडक्शन देने वाली बात। तो अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो जो आपके मित्र हैं, जो जो आपके बंधु हैं, सखा हैं, आप उनको ज़रूर ज़रूर सेंड जरूर कर देना, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि 30 मार्च से पहले आपके एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का ये आपका कोर्स में ये आपका आ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर सभी बच्चों को इस बात का हेल्प दिया जाए, है ना। तो कृपया करके आप भी जिस तरह से मैं सोच रही हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए, आपकी सहायता हो जाए, तो आप भी निस्वार्थ भाव से वीडियो सेंड कर देना। ठीक है, और अभी तो नहीं, पहले आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है तो ज़रूर ज़रूर आप सेंड जरूर करना, जिससे कि किसी का हम सहारा बन सके। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है, संस्कृत पढ़ाने का उद्देश्य हमारा यही है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना महत्वपूर्ण बहुत ही प्रथम अंक अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि के द्वारा रचित। ठीक, तो आई थिंक सबसे पहले तो प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट तो जरूर जरूर करना, जिससे कि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। देखिए, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक लेके आती हूँ, जो मुझे लगता है या फिर जो बच्चा मुझे बता देता है तो उस पर अपना एफर्ट डालती हूँ और अपना काम शुरू करती हूँ। ठीक है, तो ये लगन लगी रहनी चाहिए। ये लगन कब लगेगी, जब बहुत सारे बच्चे होंगे। अभी देखिए, जब बच्चे कम थे जब भी हमारी लगन यही थी, आज बच्चे ज़्यादा हैं तब भी और ज़्यादा हो जाएंगे तो और ज़्यादा लगन होगी। ठीक है, तो साथ दीजिए। ठीक, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे आपकी सहायता जरूर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहली सूक्ति, प्रथम अंक की पहली सूक्ति, जिसमें हम व्याख्या भी बताएंगे, प्रसंग भी बताएंगे, सरलार्थ भी बताएंगे, भावार्थ भी बताएंगे और सूक्तियों का अलग ही आनंद है बच्चों। ठीक है, तो आइए लेते हैं हम आज की सूक्तियों का, आज की महाकवि द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक का प्रथम सूक्ति। ठीक है, तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है वो प्रथम सूक्ति, ये मत सोचना कि ये तो प्रथम नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी सूक्ति है बलदपी, है ना। आपने सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कौन सी सूक्ति है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनको तो अच्छे से समझ में आ ही जाते हैं, तुरंत ही पकड़ लेते हैं वो। ठीक है, बलदपी शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्यम चेतः, ये इतनी सी लाइन आएगी और इसकी हमें व्याख्या करना, सरलार्थ करना है और भावार्थ लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों प्रसंग लिखते हैं। जब हम किसी सूक्ति की व्याख्या करते हैं ना, जब कभी पेपर में आता है ना, सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमको क्या लिखना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वही लिखेंगे, एक लाइन का कि प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। अब देखिए, ये तो है हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम की। अगर कोई सूक्ति दूसरी आ जाती है और किसी और की आ जाती है तो हम यही लिखेंगे, क्या, प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि जो भी हैं। जरूरी नहीं है ये उसके महाकवि कौन है। ठीक है, पहले हम महाकवि का नाम लिखते हैं, फिर उस पाठ का नाम लिखते हैं, उस काव्य का नाम लिखते हैं और फिर नाटक की भूमिका में या कौन सी भूमिका क्या हो रहा है, उसमें क्या घटित हो रहा है,
ठीक है, तो अभी तो केवल हम इसी की बात करेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। नाटक की भूमिका में सूत्रधार कहता है, देखिए ये मैं सच बता रही हूँ, मैंने भी तैयारी करी थी और बिल्कुल एज इट इज ऐसे मैंने लिख के आया था, ठीक है। तो सचमुच मैं कहती हूँ आप भी ऐसे ही करना, लेकिन आपकी अभी पढ़ाई के जो दिन चल रहे हैं वो बहुत अच्छे और बहुत ही कीमती दिन है ये, ठीक है। तो इनको यूज़ करिए और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एवरीबॉडी, ठीक है। तो अब ये हो गई हमारा प्रसंग। अब हमारा सरलार्थ। अब इसका सरलार्थ क्या है? बलवदपि शिक्षिता नामत्यम ने प्रत्यम चेतः, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है, तो शिक्षिता नाम, ठीक है, शिक्षिता नाम आत्मन्य शिक्षिता नाम, ये आप देख लेना अपनी कॉपी में भी एक बार। शिक्षिता नाम न्य प्रत्यम यही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है इसीलिए। चेतः पूर्ण रूप से शिक्षितों का भी मन या चित्त अपने में विश्वास करने वाला नहीं होता। भैया बिल्कुल बात सही है ये, ठीक है। तो पूर्ण रूप से शिक्षितों का भी, जो शिक्षित होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो जानते हैं, जो जिनको ट्रेंड करते हैं, है ना, तो उनका भी क्या होता है, अपने मन में विश्वास करने वाला नहीं होता। ये इसका अर्थ है। तो भावार्थ क्या है? सूत्रधार कहता है कि जो सूत्रधार होता है, जिसने नाटक की भूमिका को नाटक को तैयार करवाया, उसने अलग अलग पात्रों को लिया है और फिर वो नाटक तैयार कराया है, अब वो बड़ा परेशान हो रहा है, तो वही ये बात को कहते हैं सूत्रधार जी कहते हैं हमारे। सूत्रधार कहता है कि मैंने इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का रंगमंच अभिनय करने के लिए पात्रों को पूर्ण रूप से तैयार कर दिया है, अर्थात प्रशिक्षित कर दिया है। परंतु मेरा प्रशिक्षण देना तभी सफल है जब इसका मंच पर उपयुक्त अभिनय होगा। उन्होंने तैयार तो कर दिया, सूत्रधार जी कहते हैं कि मैंने तैयार तो कर दिया, लेकिन पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर दिया है। लेकिन ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कब माना जाएगा? जब प्रशिक्षण देना सफल कब माना जाएगा? जब उसका रंगमंच पर उपयुक्त रूप से अभिनय होगा, अर्थात जब सभी पात्र अपने रंगमंच पर अच्छी तरह से उस भूमिका को निभाएंगे जैसे उन्होंने सिखाई है, ठीक है। और समझदार विद्वान, ऐसा नहीं कोई भी जो ऑडियंस होते हैं, कोई तो जबरदस्ती यूं ही ऐसे ताली बजाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी ताली बजा रहा है, नहीं, समझदार विद्वान दर्शक इसकी प्रशंसा करे, है ना, कोई भी प्रशंसा नहीं, समझदार दर्शक अगर प्रशंसा करे और इसका और कि यह सचमुच भैया ये बहुत अच्छा है, बढ़िया है, इसके पात्र समुचित योग्य है। जब कोई ऐसी बात कहेगा समझदार, जैसे कोई विद्यार्थी, अब वो उदाहरण देते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर लेता है, अन्यथा परीक्षा के समय जैसे कि अब टीचर लोगों ने तैयार कर देते हैं, आप लोग बच्चों को तैयार कर दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन शिक्षक को बहुत डर बना रहता है ना, जब तक वो सब परीक्षा में पूर्णतः सफल नहीं हो जाता, अन्यथा परीक्षा के समय में उसे डर बना रहता है, अर्थात उस पर अपने आप पर उसे विश्वास नहीं होता। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वह अपनी परिश्रम या शिक्षा को सफल मानता है, अन्यथा शिक्षा के विषय में उसे अपने ऊपर क्या होता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, संदेही बना रहता है, ठीक है। तो यही है इस सूक्ति का भावार्थ और सरलार्थ प्रसंग, जो भी है मैंने आपको बता दिया है। आइए करते हैं हम अपनी दूसरी सूक्ति। आइए करते हैं हम अपनी सूक्ति नंबर 2। दूसरी सूक्ति हमारी आर्त त्राणाए वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी, ठीक। अर्थात इसका प्रसंग में क्या लिखेंगे हम? प्रसंग में वही लिखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। अब
ये कब का समय है, ये कब का प्रसंग है। राजा दुष्यंत शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते हैं। क्या करते हैं? एक हिरण का पीछा करते हुए आश्रम प्रदेश में पहुंच जाते हैं। कथा बहुत ही प्यारी सी है, आपने सुनी भी जरूर होगी, है ना, जब तो हम प्रश्न कर रहे हैं। ओके, तो आश्रम प्रदेश में पहुंच जाता है। तभी वहां पर एक तपस्वी राजा को हिरण का शिकार करने से रोकता है। वो कहता है, राजन इसका शिकार मत करो, है ना, और कहता है, राजन इसका शिकार मत करो। अब सरलार्थ क्या है? अब वो क्या बोलता है? आपका शस्त्र दीनों की रक्षा के लिए है ना। आपका शस्त्र किस लिए है? दीनों की रक्षा के लिए है, निरअपराध पर प्रहार करने के लिए नहीं है। निरअपराध अर्थात जिसने अपराध नहीं किया हो। अब वो जो जिसका हम स्वीकार कर रहे हैं उसने क्या अपराध किया राजन, है ना। तुम्हारा शस्त्र तो ये दीनों की रक्षा के लिए है ना। दीन होते हैं जो उनकी रक्षा के लिए है, दुश्मन को मारने के लिए है, किसी की सहायता करने के लिए है, निरपराध को मारने के योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब भावार्थ क्या है इसका? तपस्वी राजा दुष्यंत से कहता है, जो तपस्वी होते हैं राजा दुष्यंत से कहते हैं कि आप तो क्षत्रिय राजा हैं, दीन दुखियों और पीड़ितों की रक्षा करते हैं। यह तो मृग आश्रम में रहता है जिसका तुम शिकार कर रहे हो, इसने कोई अपराध नहीं किया। इस बेचारे की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। तपस्वी राजा को समझा रहा है। राजा तो उन्हीं पर बाण चलाते हैं, उन्हीं को दंडित करते हैं जो अपराधी होता है, जो दोषी होता है, जो हत्यारा होता है ना। निरपराध को थोड़ी ना कोई राजा मारता है। यह मृग तो वन में भ्रमण कर हरी हरी घास खाता है ना। वो कहता है तपस्वी, ये तो छोटा सा मृग है, वो क्या कर रहा है? भ्रमण करता है, हरी हरी घास खाता है ना। अतः हे राजन, अपना बाण दीन दुखी पर ना चलाएं, बल्कि बाण को धनुष से उतार लें। जब उन्होंने ऐसे करके कर रखा था ना, तो उन्होंने बोला, राजन अपने इस बाण को उतार लीजिए, क्योंकि यह आश्रम स्थल है, यहाँ सभी निर्दोष हैं, है ना। आश्रम मंदिर ये तो भैया जगह ही ऐसी होती हैं। तो ऐसा करके वो तपस्वी उनको समझाता है और बोलता है कि हे राजन, ये तो आश्रम है, आश्रम में कोई भी यहाँ पर दोषी नहीं है, यहाँ सभी निर्दोष हैं। तो बहुत ही प्यारी सूक्ति है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो बच्चों, इनको जरूर शेयर करना और ध्यान से सुनना। अगर आपको देखने का मन ना करे ना, तो आप एक काम करना, बाजू में इसको रख देना और चालू रहने देना अपनी वीडियो को, हमारी वीडियो को, और सुनते रहना। सचमुच आपको जरूर याद रहेगा, ठीक है। तो आइए करते हैं हम तीसरी सूक्ति। तीसरी सूक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए। मुश्किल से 9 सूक्तियां हैं बस प्रथम अंक में, फिर करेंगे द्वितीय अंक की। जल्दी से जल्दी फटाफट डेली वीडियो मैं आपको देने वाली हूँ। कोशिश मेरी यही है। देखिए, घर में भी काम रहता है, स्कूल भी जाती हूँ, मेरे स्कूल का टाइम भी हो रहा है ना। लेकिन मुझे ये रहता है कि मैं बच्चों को, बस जो मेरे संस्कृत वाले छात्र हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कोशिश करती हूँ मैं हेल्प करने की। इसका बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है क्योंकि अभी कभी टाइम ही नहीं रहता है कि मैं आपको बता सकूं आखिर मैं इतना क्यों करती हूँ, है ना। इसका भी कारण है, ठीक है, हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमको भी स्कूल जाना है, समय हो रहा है। कल हमारे पास कमेंट आया था, बोला था बच्चे ने, तो हमें लगा कि जब उनको ज़रूरत है तो ज़रूरत बहुत बच्चों को होगा, और जाने किस किस को होगा मैं जानती भी नहीं हूँ। तो आप जरूर सेंड करना, शेयर करना बच्चों को, ठीक है। तो आइए करते हैं तीसरी सूक्ति। तीसरी सूक्ति बेटा, अथवा भवित्यानाम, है ना, भवित्यानाम अथवा भवित्यानाम भवन्ति द्वाराणि सवत्रा, ठीक है। अब प्रसंग लिखेंगे, सबसे पहले प्रसंग में वही रखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। अब क्या होता है, ये शिकार करते समय राजा दुष्यंत को जब ये ज्ञात होता है, जब राजा दुष्यंत हमारे शिकार कर रहे होते हैं, जब उनको ज्ञात होता है कि श्री कण्व ऋषि का आश्रम है, जब वो शिकार कर रहे थे वहीं पे अचानक से उन्हें पता चला कि भाई ये तो
कण्व ऋषि का आश्रम है। अब तो बस क्या होता है, तो विनय पूर्वक ऋषि के दर्शनार्थ के लिए जाता है। उन्होंने सोचा भैया जब यहाँ तक आए हैं तो कण्व ऋषि का हमको क्या करना चाहिए, दर्शन जरूर करना चाहिए। तभी उसकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। इस शुभ शकुन है ना, अब दाहिनी भुजा फड़कना, एक पुरुष की जब दाहिनी भुजा फड़कती है तो एक शुभ संकेत होता है। ठीक है, तो राजा सोचता है कि मतलब ये क्या है, ये तो असंभव है। पुनः कहता है अरे यार ये क्या, दाहिनी भुजा यहाँ पे फड़क रही है, यहाँ क्या अच्छा हो सकता है? तो ऐसा करके वो सोचता है बस। ओके, तो फिर क्या होता है, सरलार्थ। अब सरलार्थ करते हैं, अथवा होनहार के सभी जगह मार्ग होते हैं, अथवा होनहार के, अथवा भवित्यानाम भवंती द्वाराणी सर्वत्र, होनहार के सर्वत्र सभी जगह द्वाराणी मार्ग होते हैं। भैया होनहार तो कभी भी कहीं भी हो सकती है, सभी जगह मार्ग होते हैं। वो ये नहीं देखती कि ये तो ऋषि का आश्रम है, ये तो बाजार है, ये क्या है वो क्या, ठीक है, हर जगह। ओके, अब हमारा भावार्थ बहुत ही प्यारा सा भावार्थ है। राजा दुष्यंत जब तपोवन में प्रवेश करते हैं तो उसकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है, जो इस तथ्य का प्रतीक है कि उसे सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी। दाहिनी भुजा फड़कना मतलब सुंदर पत्नी का मिलना। ठीक है, ये शुभ संकेत। तो अब क्या होता है, राजा पहले तो इस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन पुनः विचार करता है, फिर से विचार करता है कि होनहार तो बलवती होती है भैया, ये तो कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, वह तो असंभव को भी संभव कर देती है ना। जब होनी होती है तो वो संभव को भी असंभव कर देती है। अब यद्यपि यह तपोवन है, लेकिन यह तपोवन है जहाँ पर तपस्वी व संसार से उदासीन ही रहते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ी ना इंटरेस्ट लेने वाले रहते हैं कि भाई यहाँ तो सांसारिक तो कोई मतलब ही नहीं होता उन सब चीज़ों का, संसार का कोई भी, वहाँ तो सिर्फ भगवान जी की पाठ पूजा ये सब रहता है। ठीक है, यहाँ पर तपोवन में सुंदर नारी की प्राप्ति कैसे कैसे संभव है ना। परंतु विधाता ने न जाने क्या क्या देता है, मतलब कोई भी संकेत दे रहा भगवान जी भी। अतः यह इस शांत तपोवन में भी कोई ऐसी कामिनी हो सकती है जो मेरी पत्नी बनने योग्य है। अतः मुझे अपनी फड़कती हुई भुजा के फल पर विश्वास करना चाहिए, है ना। अब वो कहते हैं क्या यार ऐसा हो सकता है क्या, मतलब ये तपोवन में इस तरह से कोई सुंदर पत्नी क्या मुझे मिल सकती है। डोंट बिलीव दिस, है ना, ये विश्वास करने वाली बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, होनहार कभी भी हो सकती है, होनहार बलवती होती है, भाई हो सकता है जब प्रभु संकेत दे रहे हैं तो फिर वो क्या करते हैं, विश्वास कर ही लेते हैं। अर्थात मुझे भगवान जी पे विश्वास करते हैं, भाई संकेत दे रहे हैं तो कुछ तो होगा ही, तो अर्थात मुझे पत्नी की प्राप्ति यहाँ संभव है। अब विश्वास हो जाता है उन्हें, क्योंकि भड़कती हुई जो भुजा है, अब वो बोलते हैं भवित्या नाम भवंती द्वाराणी सर्वत्र, अर्थात होनहार के सभी जगह मार्ग होते हैं, होनहार बलवान होती है। तो बच्चों ये हो गई हमारी सूक्ति नंबर 3। आज सूक्ति नंबर 4, सूक्ति नंबर 5 करते हैं। ओके, तो अब है हमारी सूक्ति नंबर 4। ठीक, 4 के बाद में दूसरी वीडियो में आएंगे आपकी 5 सूक्ति। ठीक, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, हमें ड्यूटी जाना है, तो ये सब भी जरूरी है, ड्यूटी भी जरूरी है, तो एक सूक्ति और बस। ओके, तो अब है हमारी चौथी सूक्ति, सूक्ति नंबर 4 दूरीकृतः, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा सूक्ति कौन सी है। तो दूरीकृतः खलु गुणै रुद्यान लता वन लता विहि, अर्थात प्रसंग तो हम इसमें वही लिखेंगे जो हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम के, जो हमारा 7 अंक का जो भी सूक्ति होगी, तो प्रसंग तो वही रहेगा। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, अर्थात उससे उद्धृत है।
अब इसमें क्या होता है, जो हमारे कर्ण ऋषि जी होते हैं, कर्ण ऋषि के आश्रम में जाकर जब राजा दुष्यंत अनुपम, मनोहरा और मनोज्ञा शकुंतला को देखता है तो राजा कहता है क्या, अब सरलार्थ, वन की लताओं ने तो उद्यान की लताओं को गुणों में नीचा दिखा दिया है। अब वो क्या बोलते हैं, जो वन की लताएं थी, वन की लताओं ने तो उद्यान की लताओं को गुणों में नीचा दिखा दिया है ना। तो अब इसका भावार्थ है, राजा शकुंतला ने अनुपम व अनुपम सुंदरी, आदित्य सुंदरी सौंदर्य को देखकर वो ये सोचता है कि इसके समान सुंदरी अंतःपुर में रहने वाली सुंदरी नारियां भी नहीं हैं। इतनी सुंदर थी कौन कौन, यस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। शकुंतला जी, शकुंतला, अरे भाई सुंदर तो था, होना ही था ना, क्योंकि वो कौन थी, अरे अप्सरा थी, है ना, मेनका की पुत्री, विश्वामित्र की पुत्री थी, वो तो नीचे आई थी, सॉरी मेनका की पुत्री, है ना, तो वो तो नीचे आई हुई थी, यस। तो नारियां भी नहीं है, यह आश्चर्य है जिस प्रकार उद्यान की लताएं माली के द्वारा पालित पोषित व सर्वान्वित होती हैं, अतः वे वन की लताओं से सुंदर होती हैं। अर्थात अब जैसे एक तो होती हैं वन में लताएं, अर्थात बेलें जो कि अपने हिसाब से ही उगती हैं, अपने हिसाब से ही बड़ी होती है ना, और एक होती है माली जो जिनका पोषण करता है ना, बाग में जिस हिसाब से वो अपना बागवानी करता है और उन्हें उगाता है। तो वन की लताओं में और उन लताओं में बहुत अंतर होता है ना, क्योंकि उनका केयर वगैरह होता है, बहुत अच्छे से उनकी देखरेख होती है। तो वो ये कहते हैं, जो हमारे वो ये बोलते हैं वो दुष्यंत जी कि वे वन की लताओं से सुंदर होती हैं, जो वन में अनायास पलती हैं और फैलती हैं। उसी प्रकार राजा के अंतःपुर में रहने वाली रानियां विविध प्रसाधनों से, सौंदर्य से मंडित रहती हैं। अर्थात उनकी जो अंतःपुर में उनकी जो राजा का जो राजमहल था उसमें जो भी रानियां थी कैसे रहती हैं, वो बहुत ही सुंदर सुंदर बन के रहती हैं, है ना। तथा वन में रहने वाली तापसी युवतियां सामान्य वेश में रहती हैं, और जो वन में रहने वाली जो सामान्य तापसी, वो जो तापसी जो थी, तो वो कैसी रहती है, सामान्य रहती हैं। वो कोई ज्यादा अलंकार नहीं पहनती हैं, अलंकारों को धारण नहीं करती हैं, जिससे उनका सौंदर्य निखरता नहीं है। और परंतु राजा ने तो शकुंतला के सौंदर्य के समक्ष आज अंतःपुर की रानियों को उसी प्रकार हीन देखा, जैसे मानो वन की लता के समक्ष उद्यान की लताएं तुच्छ प्रतीत होती हैं। अर्थात भाव यह है कि वह ऐसी लगती, वो जो तापसी थी, वो जो शकुंतला थी, वो इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, बिना अलंकारों के, बिना गहने के। उन्होंने तुरंत ही उनको राजमहल की रानियां याद आई, और उन्होंने सोचा कि अंतःपुर की जो रानियां हैं वो हमेशा सजी धजी रहती हैं, लेकिन जैसे वन है ना, सजी धजी रहती हैं, लेकिन जो ये है ना, इन्होंने तो कुछ भी अलंकार को धारण नहीं किया हुआ है, फिर भी ये कितनी मनोरम और कितनी आदित्य सौंदर्य है। ठीक है, तो अब वो राजा यही करते हैं कि अंतःपुर की रानियों को उसी प्रकार उन्होंने हीन देखा, जैसा कि मानो वन की लता के समक्ष उद्यान की लताएं जैसे मानो वन की लता के सामने उद्यान की लताएं तुच्छ प्रतीत हो रही हैं। भाव यह है कि राजा ने आज तक इतनी सुंदरता की मूर्ति को कभी नहीं देखा, जितनी सुंदर यह शकुंतला है। ठीक है, तो ये हमारा भावार्थ हो गया। तो राजा इसमें जो भी कंपेयर कर रहा है, उद्यान की लता और वन की लता, अंतःपुर की सुंदरी और वो तापसी।
ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि वन की लता के समक्ष उद्यान की लताएं तुच्छ प्रतीत हो रही हैं। भाव यह है कि राजा ने आज तक इतनी सुंदरता की मूर्ति को कभी नहीं देखा जितनी सुंदर हमारी शकुंतला जी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी 4 सूक्तियां। अब सूक्ति नंबर 5, 6, 7, 8, 9, बस जो 5 सूक्ति बनी उसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, अभी केवल आप 4 सूक्तियां करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, इसी को कंटिन्यू रखेंगे हम। ठीक है, और 9 पूरी करेंगे, फिर द्वितीय और लगातार मैं कोशिश करूंगी, मैं यही वीडियो डालूंगी जब तक कि सूक्तियां कंप्लीट नहीं होती हैं। ठीक है, तो आशा है आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और बच्चों को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए। हमें बहुत आगे जाना है, हमें बहुत कुछ करना है, बस सपने हैं और सपने सिर्फ इसी तरह से हैं, बच्चों को खूब जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको देना, समझाना, पढ़ाना, जितना कोशिश हो जाए विद्यार्थियों की हेल्प करना। ठीक है, विद्यार्थियों की मदद करना। तो इसी तरह से आप भी हमारा साथ बना रहिए और इसी तरह से साथ देते रहें, सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।